डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को फर्स्ट लेसन का जो शेष भाग बचा हुआ था वो अब मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ। और ध्यान से सुनना, वेरी इजी, बहुत ही आपको अच्छा लगेगा सुनने में अगर आप ध्यान से इसको सुनोगे। अब तक हमने अर्थशास्त्र के बारे में पता किया था, अब हम देखते हैं कि अर्थव्यवस्था क्या है। अर्थव्यवस्था दरवाजा बंद कर दो। अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं क्या हैं? अब हम अर्थव्यवस्था और इसकी केंद्रीय समस्याएं इनके बारे में हम पढ़ेंगे। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। अर्थशास्त्र के बारे में सभी बच्चों को पता था, जिसमें आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अब है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? अर्थव्यवस्था के बारे में जैसे आम भाषा में कहा जाता है, भारत की अर्थव्यवस्था ऐसी है, चाइना की अर्थव्यवस्था वैसी है, अमेरिका की अर्थव्यवस्था ये है, जापान की अर्थव्यवस्था की है। तो अर्थव्यवस्था होती क्या है, किसे कहते हैं अर्थव्यवस्था? तो अर्थव्यवस्था का अर्थ है रोजगार देने वाली सभी संस्थाओं का सामूहिक नाम अर्थव्यवस्था कहलाता है। सभी देशों में सभी व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए पैसा कमाते हैं और वे विभिन्न क्षेत्रों में जाकर पैसा कमाते रहते हैं, जैसे स्कूल में, हॉस्पिटल में जाके नौकरी करते हैं, बैंक में जाके नौकरी करते हैं, बीमा में जाके नौकरी करते हैं, मल्टीनेशनल फर्म में नौकरी करते हैं, उद्योगों में जाके नौकरी करते हैं। जहाँ पर भी हम जाके अपना कार्य करते हैं, खेतों में जाके हम अपना कार्य करते हैं, या हमारा कोई अपना बिजनेस है, वहाँ पे हम कोई भी कार्य करके पैसा कमाते हैं। तो इन सभी चीज़ों का सामूहिक नाम अर्थव्यवस्था है। तो सिंपल और साधारण सी भाषा में अगर हम इसको लिखना चाहेंगे तो हम सिंपल और साधारण, सिर्फ तो हम 2 नंबर का पेपर में ही आता है और 2 नंबर का ही हम इसमें आंसर देंगे। तो इसमें ये सारी बातें मैंने आप लोगों को समझाने के लिए बताई हैं, लेकिन जब हम इसका आंसर लिखेंगे तो आंसर में हम क्या लिखेंगे कि अर्थव्यवस्था वह प्रणाली है जहाँ पर लोगों को रोजगार दिया जाता है, अर्थात रोजगार देने वाली सभी संस्थाओं का सामूहिक नाम अर्थव्यवस्था कहलाता है। अब है हमारा अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है कि किसी भी अर्थव्यवस्था के पास बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो हमारी मुख्य रूप से 3 समस्याएं हैं। सबसे पहली समस्या है, क्या उत्पादन किया जाए? और कितना किया जाए? दूसरी समस्या हमारी क्या है, उत्पादन कैसे किया जाए? तीसरी समस्या है, उत्पादन किन के लिए किया जाए? अब ये देखो, 3 समस्याएं हमारी। क्या उत्पादन किया जाए, सबसे पहली समस्या है क्या उत्पादन किया जाए और कितना किया जाए। मान ले पेपर में आ गया, अगर पेपर में सिर्फ ये आया है कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं बताओ, तो आप ये 3 समस्याएं लिख सकते हो। क्या उत्पादन किया जाए और कितना किया जाए, उत्पादन कैसे किया जाए और उत्पादन किन के लिए किया जाए। ये हमारी 3 मुख्य केंद्रीय समस्याएं हैं। पेपर में आया 2 नंबर का, तीनों समस्याओं के नाम लिख दिए, दैट्स ऑल, इससे आगे कुछ नहीं लिखना। अब अगर हमारा आता है पर्टिकुलर एक एक समस्या के बारे में, अगर कोई क्वेश्चन आता है, जैसे पेपर में आ गया कि क्या उत्पादन किया जाए और कितना किया जाए, इस केंद्रीय समस्या के बारे में आप बताओ। ज़्यादा बड़ा कभी भी नहीं आता, 2 या 3 नंबर से आगे पहले कभी भी नहीं आया है और अभी भी नहीं आएगा। तो क्या उत्पादन किया जाए और कितना किया जाए, इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको हम पॉइंट्स बना के लिखेंगे कि क्या उत्पादन हम करें और कितना करें।
मतलब हम उपभोग वस्तुओं का उत्पादन करें या उत्पादक वस्तुओं का, आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन करें या अनावश्यक वस्तु या विलासिता की वस्तुओं का उत्पादन करें। अब हमें इन सब के बारे में पता होना चाहिए कि उपभोग वस्तुओं का उत्पादन करें या उत्पादक वस्तुओं का। उपभोग वस्तुओं का उत्पादन का मतलब है कि वे सभी प्रकार की वस्तुएं जिसका दैनिक जीवन में उपभोग किया जाता है, जिसका दैनिक जीवन में प्रयोग किया जाता है, जैसे चावल, चीनी, गेहूं, कपड़ा, घर का सामान सारा, ये सारी हमारी उपभोग वस्तुएं हैं। हम इनका उत्पादन करें या उत्पादक वस्तु। उत्पादक वस्तु कौन सी वस्तु होती है? जैसे मशीनरी। तो कौन सी वस्तु का उत्पादन करें, ये हर देश की केंद्रीय समस्या है, हर अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है। एक देश में डॉक्टर अधिक तैयार करें या सैनिक अधिक तैयार करें, ये भी हमारी आर्थिक समस्या है। इंजीनियरिंग की चीज का अधिक उत्पादन करें या घरेलू चीजों का अधिक उत्पादन करें। तो ये बातें जो मैं आपको बोल रही हूँ, ये सिर्फ आपने पॉइंट बना के लिखनी है कि उपभोग का उत्पादन करें, उत्पादक का करें, आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन करें या विलासिता की वस्तु। अब आपको पता होना चाहिए विलासिता की वस्तुएं कौन सी होती हैं। विलासिता की वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो आरामदायक वस्तुएं, जिन्हें हम कहते हैं, जो हमारे शान शौकत में वृद्धि करती हैं, जो हमारी रेपुटेशन में वृद्धि करती हैं, वे विलासिता की वस्तुएं होती हैं। तो ये हमारी समस्याएं हैं। तो आप इसको 3 भागों में बांट कर लिख सकते हो। सबसे पहला हम इसको लिखेंगे उपभोग वस्तुओं का उत्पादन करें या उत्पादक वस्तुओं का। तो उपभोग वस्तुओं का उत्पादन करें, उसमें हम लिखेंगे कि घरेलू चीज जैसे गेहूं, चावल, चीनी, कपड़ा, जूते आदि का उत्पादन करें या मशीनरी का उत्पादन करें। नंबर 2, आवश्यक वस्तुओं का, जो हमारे लिए आवश्यक वस्तुएं हैं, उसका उत्पादन करें या विलासिता की वस्तुओं का उत्पादन करें। नंबर 3, देश में डॉक्टर तैयार करें या इंजीनियर अधिक तैयार करें या सैनिक अधिक तैयार करें। ये 3 बातें आप इसमें लिख दो। तो ये हमारी होगी पहली समस्या, क्या उत्पादन किया जाए और कितना किया जाए। अब आगे हमारी दूसरी, उत्पादन कैसे किया जाए। उत्पादन कैसे किया जाए, इसके लिए सबसे पहले 3 इसमें हमारे अलग अलग से क्वेश्चन आ जाते हैं। 3 अलग अलग क्वेश्चन कौन से आते हैं? वे हमारे छोटे 2 नंबर के प्रश्न में बहुत बार आते हैं। जैसे क्या आते हैं, देखो ये वाली समस्या के बारे में आपको बता रही हूँ। इसमें मैं 3 आपको बात बताऊंगी। श्रम प्रधान, पूंजी प्रधान, श्रम विभाजन। ये जो 3 चीजें हैं ना, ये आपको पता होनी चाहिए इस समस्या को लिखने के लिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए श्रम प्रधान तकनीक कैसी होती है, पूंजी प्रधान तकनीक कैसी होती है, श्रम विभाजन किसे कहते हैं। 2 नंबर के बहुत बार आता है पेपर में कि श्रम विभाजन किसे कहते हैं, श्रम विभाजन या विशिष्टीकरण किसे कहते हैं। तो ये बहुत बार आता है पेपर में। पहले हम इन तीनों को पढ़ेंगे, फिर हम इस समस्या के बारे में लिखेंगे। श्रम विभाजन, जब किसी भी कार्य को करने के लिए श्रम का अधिक प्रयोग किया जाए, मनुष्यों द्वारा जो श्रम किया जाता है उसका अधिक प्रयोग किया जाए, तो वह श्रम प्रधान तकनीक कहलाती है। श्रम और श्रमिक में फर्क होता है। कभी आप श्रमिक को श्रम समझ लो, नो। श्रमिक का मतलब होता है एक आदमी जो कार्य करता है, और श्रम होता है जो उसने काम करा। जैसे अब मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, ये मेरा श्रम है और मुझे मानो श्रमिक हूँ। श्रम और श्रमिक में फर्क होता है। जब हम श्रम प्रधान तकनीक से, मतलब मनुष्यों द्वारा कार्य करवा के उस टेक्नोलॉजी से हम वस्तुओं का उत्पादन करेंगे, तो श्रम प्रधान तकनीक है। पूंजी प्रधान तकनीक वह तकनीक है जब मशीनों द्वारा अधिक कार्य करवाया जाए, तो वो पूंजी प्रधान तकनीक है। अब है श्रम विभाजन। श्रम विभाजन किसे कहते हैं? बहुत बार आता है पेपर में, श्रम विभाजन किसे कहते हैं। तो श्रम विभाजन क्या होता है? जब किसी कार्य को छोटे छोटे भागों और उपभागों में बांटकर अलग अलग व्यक्तियों द्वारा करवाया जाए, तो वह श्रम विभाजन तकनीक कहलाती है। आजकल प्रत्येक देश में श्रम विभाजन तकनीक से कार्य किया जाता है। एक खोज के द्वारा पता चला कि अगर हम श्रम विभाजन तकनीक से कार्य करें और बिना श्रम विभाजन तकनीक से कार्य करें, तो उत्पादन में 1000 गुना फर्क रहता है। मतलब श्रम विभाजन तकनीक से कार्य करने में उत्पादन में 1000 गुना वृद्धि ज्यादा होती है। तो हम श्रम विभाजन तकनीक अपनाते हैं।
तो कैसी होती है श्रम विभाजन तकनीक? एक कार्य को छोटे छोटे भागों और उप भागों में बांटकर अलग अलग व्यक्तियों से करवाया जाए। मैं आपको बहुत छोटा सा उदाहरण देती हूँ। एक माचिस बनाने की छोटी सी फैक्ट्री है, माचिस बनाने का छोटा सा हमारा उद्योग है। अब माचिस बनाने का बहुत छोटा उद्योग है, उसके लिए देखो, माचिस बनाने के लिए मैंने माचिस के कार्य को अलग अलग भागों में विभाजित कर दिया। एक आदमी है, उसका कार्य है सिर्फ लकड़ी को पतली पतली स्टिक में काटना। फिर दूसरा आदमी है, उस स्टिक के ऊपर छोटी छोटी गंधक लगाना। फिर तीसरा है, उसको छोटी छोटी डिब्बियों में डालना। चौथा आदमी क्या है, वो 4-5 डिब्बी का एक बड़ा पैकेट बनाना। और पांचवा आदमी क्या है, उसको यातायात के साधनों द्वारा लेके और मार्केट में बेचना। अब एक काम को 5 आदमियों ने करा, एक काम के हमने 5 छोटे छोटे हिस्से बना दिए और 5 छोटे छोटे कार्य 5 अलग अलग आदमियों ने करे, तो इसे हम कहेंगे श्रम का विभाजन। अगर हम इस तरीके से कार्य करते हैं तो हमारा उत्पादन सिंपल तरीके से कार्य करने की बजाय 1000 गुना ज़्यादा उत्पादन होता है। इसीलिए श्रम विभाजन तकनीक का प्रयोग किया जाता है। तो श्रम विभाजन तकनीक एक कार्य को छोटे छोटे भागों और उप भागों में बांटकर अलग अलग व्यक्तियों द्वारा करवाने की प्रक्रिया को श्रम विभाजन प्रक्रिया हम कहते हैं। जब हम श्रम विभाजन से कार्य करते हैं तो एक आदमी जब हर रोज वो एक ही काम करता है तो वो उस कार्य को करने में निपुण हो जाता है, कुशल हो जाता है और वो उस कार्य को जल्दी जल्दी करता है। अब देखो, 3 बातें मैंने आप लोगों को बताई है। अब इन 3 बातों का इस वाली समस्या में, जो आर्थिक अर्थव्यवस्था की हमारी समस्या थी, उत्पादन कैसे किया जाए, इसमें इन 3 बातों का कहाँ प्रयोग होता है। अब मान लो पेपर में आ गया हमारा कि उत्पादन कैसे किया जाए, इस समस्या के बारे में लिखो। अर्थव्यवस्था की समस्या, उत्पादन कैसे किया जाए इसके बारे में वर्णन करो, पेपर में आ गया। तो हम इसमें क्या लिखेंगे कि प्रत्येक अर्थव्यवस्था के पास यह समस्या होती है कि वह अपना उत्पादन कैसे करे, श्रम विभाजन तकनीक से करे या पूंजी प्रधान तकनीक से करे। अगर किसी देश में जनसंख्या अधिक है और जनसंख्या अधिक होने के कारण बेरोजगारी और भूखमरी की समस्या अधिक है, तो श्रम विभाजन तकनीक का श्रम प्रधान तकनीक का प्रयोग किया जाता है। अगर किसी देश में जनसंख्या बहुत कम है, भूखमरी की और बेरोजगारी की समस्या नहीं है, तो वहां पर पूंजी प्रधान तकनीक का प्रयोग किया जाएगा। अब है नंबर 1 पॉइंट हो गया हमारा यो। नंबर 2, इसी समस्या का नंबर 2 पॉइंट, 1 पॉइंट मैंने इसका बताया, फिर हम लिखेंगे नंबर 2 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट है कि उत्पादन कैसे करें, कैसे वाले उद्योग में करें, लघु या कुटीर उद्योग में करें या बड़े उद्योगों में करें, श्रम विभाजन तकनीक से करें या बिना श्रम विभाजन तकनीक से करें। ये हमारी है दूसरी समस्या। अब हमारी आगे तीसरी समस्या, इसी में तीसरा पॉइंट, उत्पादन कैसे किया जाए, इसी का जो तीसरा पॉइंट है, वो तीसरा पॉइंट कौन सा है कि उत्पादन कहाँ किया जाए। कहाँ का मतलब है कि उत्पादन शहर में करें या गांव में करें, कच्चे माल के नजदीक करें या कच्चे माल से दूर करें, मार्केट के पास उत्पादन करें या मार्केट से दूर करें। बस यही बातें हमने उसमें लिखनी है। जैसे मैंने 3 बातें बोली हैं, तो इस तीसरे पॉइंट में भी 3 बात लिखनी है। एक बार मैं फिर दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि उत्पादन कैसे किया जाए, इस समस्या को कैसे लिखेंगे पेपर में। पेपर में लिखने के लिए जो आंसर लिखने का एक ढंग है वो बहुत मायने रखता है। तो मान लो इसका उत्पादन कैसे किया जाए, इसका हमने आंसर लिखना है, तो सबसे पहले नंबर 1 पॉइंट बनाएंगे। नंबर 1, उत्पादन श्रम विभाजन तकनीक से करें या पूंजी प्रधान तकनीक से करें। फिर उसी में हम लिखेंगे अगर देश में जनसंख्या अधिक है तो हम श्रम विभाजन का तकनीक का प्रयोग करेंगे, और अगर जनसंख्या की कमी है तो हम पूंजी प्रधान तकनीक का प्रयोग करेंगे। फिर इसी का दूसरा पॉइंट है कि उत्पादन कौन से तरीके से करें, लघु व कुटीर उद्योग में करें या बड़े बड़े उद्योगों में करें, श्रम विभाजन से करें या श्रम विभाजन के बिना करें। ये इसका दूसरा हो गया। तीसरा है कि उत्पादन हम कहाँ करें, इसका तीसरा पॉइंट आ गया कि शहर में करें, गांव में करें, बाजार के नजदीक करें, बाजार से दूर करें, कच्चे माल के पास उत्पादन करें या कच्चे माल के उत्पादन से दूर उत्पादन करें, कहाँ उत्पादन करें, अपनी फैक्ट्री को हम कहाँ लगाएं। तो ये वाला हमारा उत्पादन कैसे किया जाए, ये 2 समस्या आप लोगों के पास हो गई है। अब आगे हमारी तीसरी, अर्थव्यवस्था की जो केंद्रीय समस्या थी, तीसरी समस्या है
उत्पादन किन के लिए किया जाए। किन के लिए का क्या मतलब है कि इसके भी हम अलग अलग से, जैसे उत्पादन किन के लिए किया जाए, इसके लिए भी हम छोटे छोटे अपने पॉइंट्स बनाएंगे। जैसे सबसे पहला पॉइंट्स नंबर 1 हमने बनाया, उत्पादन किन के लिए किया जाए। उत्पादन वर्तमान पीढ़ी के लिए किए या भविष्य की पीढ़ी के लिए करें। नंबर 2, उत्पादन नए बच्चों के लिए, जवान बच्चों के लिए करें या बुजुर्ग वस्तुओं के, जो बुजुर्ग आदमी हैं जनसंख्या में, उनके लिए करें। उत्पादन करने के लिए लेडीज की वस्तुओं को अधिक उत्पादन करें या जेंट्स की वस्तुओं का अधिक उत्पादन करें। ये हमने देखना पड़ता है कि हमारे देश की जनसंख्या में किसकी संख्या अधिक है। अगर देश में बुजुर्गों की संख्या अधिक है तो हम बुजुर्ग की वस्तुओं का उत्पादन करेंगे। यंग बच्चों की संख्या अधिक है तो यंग बच्चों की वस्तुओं का उत्पादन करेंगे। छोटे बच्चों की संख्या अधिक है तो छोटे बच्चों की संख्या का उत्पादन अधिक करेंगे। उत्पादन धनी व्यक्तियों के लिए करें या निर्धन व्यक्तियों के लिए करें, ये भी हमारा एक चौथा पॉइंट बन जाएगा। धनी व्यक्तियों का मतलब, अगर देश में धनी व्यक्तियों की संख्या अधिक है तो हम धनी व्यक्तियों की वस्तुओं का अधिक निर्माण करेंगे, हीरे जवाहरात, कार या लग्जरीज जितनी भी हमारी वस्तुएं हैं। और गरीब अगर की संख्या अधिक है तो हम गरीब की वस्तुओं का, खाने पीने की वस्तुओं का, दैनिक जीवन की वस्तुओं का अधिक उत्पादन करेंगे। तो ये उत्पादन किन के लिए किया जाए, इसमें मैंने आपको 4 या 5 पॉइंट बता दिए हैं। अब ये हो गया हमारा अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, और अर्थव्यवस्था की जो हमारी है ये होगी हमारी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। अब आप इसमें लिखोगे अब आ गया है हमारा अर्थव्यवस्था के प्रकार। अर्थव्यवस्था के प्रकार। अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है? अर्थव्यवस्था के प्रकार मुख्य रूप से हमारी अर्थव्यवस्थाएं होती हैं 3 प्रकार की। नंबर 1, बाजार अर्थव्यवस्था। नंबर 2, केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। और नंबर 3 है हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था। तीन प्रकार की हमारी अर्थव्यवस्थाएं हैं। आम भाषा में हम हमेशा सोचते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था ऐसी है, जापान की अर्थव्यवस्था ऐसी है, अमेरिका की अर्थव्यवस्था कैसी है। तो 3 प्रकार की हमारी अर्थव्यवस्थाएं होती हैं। सबसे पहली है बाजार अर्थव्यवस्था। बाजार अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। वस्तुओं की कीमतों का निर्धारण है स्वतंत्र रूप से मांग और पूर्ति के द्वारा हो जाता है। बाजार अर्थव्यवस्था में अधिकतर व्यक्ति निजी व्यक्ति कार्य करते हैं और वे अपने लाभ के उद्देश्य से कार्य करते हैं, समाज की भलाई के लिए कार्य नहीं करते। समाज की भलाई के लिए उनका उद्देश्य नहीं होता, उनका उद्देश्य होता है अधिक लाभ कमाना। अब दूसरा है केंद्रीयकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। केंद्रीयकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसका मुख्य उद्देश्य समाज की भलाई करना है। इसमें मुख्य जो रोल है वो सरकार का रहता है। सरकार देश की भलाई के लिए योजनाएं बनाती है, समाज की भलाई के लिए योजनाएं बनाती है। गरीब व्यक्तियों का ध्यान में रखते हुए वस्तुओं की कीमतों का निर्धारण सरकार के द्वारा किया जाता है। और तीसरी है हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था। आज के समाज में कोई भी अर्थव्यवस्था न तो पूरी की पूरी बाजार अर्थव्यवस्था होती है, न पूरी की पूरी केंद्रीकृत योजना अर्थव्यवस्था होती है, बल्कि मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें कुछ कार्य तो सरकार अपने अंडर में ले लेती है, जो देश में गरीब व्यक्तियों की सहायता के लिए, भलाई के लिए कार्य करती है, कीमतों का निर्धारण करती है। और कुछ चीज़ों को
निजी व्यक्तियों पर छोड़ देती है, जहाँ पर कीमत का निर्धारण स्वतंत्र रूप से मांग और पूर्ति के द्वारा होता है। भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यहाँ पर बहुत सारी कीमतों का निर्धारण सरकार द्वारा फिक्स किया जाता है, जनता की भलाई के लिए किया जाता है। गरीब व्यक्तियों पर टैक्स लगाया जाता है, अमीर व्यक्तियों पर टैक्स लगाकर गरीब व्यक्तियों की सब्सिडी दी जाती है, सहायता की जाती है। कुछ चीज़ें उन्होंने निजी रूप में छोड़ दी हैं, जो निजी व्यक्ति अधिकतम लाभ के उद्देश्य से कार्य करते हैं। वहाँ पर जो कीमतें हैं अपने आप मांग और पूर्ति के द्वारा बन जाती हैं। जहाँ पर मांग और पूर्ति के द्वारा कीमत का निर्धारण होता है, उसी कीमत पर वस्तुओं को बेचा जाता है। तो दोनों प्रकार की जो अर्थव्यवस्था जब मिल जाती हैं तो उसका नाम होता है हमारा मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब हमारी अर्थव्यवस्था के प्रकार बाजार अर्थव्यवस्था, केंद्रीयकृत अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अब आगे मैं आप लोगों को उत्पादन संभावना वक्र के बारे में बताऊंगी, वो मैं अपने अगले लेक्चर में आप लोगों को दूंगी। अब के लिए आप लोगों को इतना ही सही है। धन्यवाद।